हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम जो रिमेनिंग टॉपिक था हमारा हम वो आज कवर करेंगे पोलराइजेशन। जो वेव्स हमने कर चुके थे वन शॉट के अंदर, ठीक है। उसके आगे का थोड़ा सा ये टॉपिक है, उसे हम आज कवर अप करके ख़त्म करेंगे। और इस चीज़ का श्रेय क्रेडिट पूरा का पूरा प्रभव को जाता है, जिसने मुझे याद दिलाया कि सर ये वाला जो टॉपिक है हमारा रहता है क्लास के अंदर, मतलब ये जो हमारी यूट्यूब पर क्लास चल रही है, ऑब्वियसली वो भी मेरा एक सब्सक्राइबर है, तो ये वाला टॉपिक आप ख़त्म करवा दीजिए। तो आज यही टॉपिक हम ख़त्म करेंगे। सबसे पहले कुछ टर्म्स है, जान लो। टर्म्स में आता है अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, हर एक एटम एक पॉसिबल लाइट वेव निकालता है। अगर ये एक एटम है तो ये एक लाइट वेव निकालेगा। अब ऐसे सोचो कितने सारे एटम्स होंगे, अनंत एटम्स है। अनंत एटम भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग लाइट वेव निकालते हैं। हर एक वेव का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। क्लियर? मेन चीज क्या होती है, हर एक वेव जब एक साथ मिलती है तो सुपर इम्पोज करती है। अगर वेव सुपर इम्पोज करेगी तो ऑब्वियसली उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर भी सुपर इम्पोज करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जब सुपर इम्पोज करने लग जाता है तो वो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बना देता है। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होता है, ध्यान से देखना, ये सबकी बात मानता है। ये कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वन का वेक्टर कह रहा है भाई मैं ऐसे वाइब्रेट कर रहा हूँ ऊपर नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड टू का वेक्टर कह रहा है मैं आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा हूँ। थ्री का वेक्टर कह रहा है मैं तिरछा वाइब्रेट कर रहा हूँ। फोर का कहेगा मैं ऐसे तिरछा वाइब्रेट कर रहा हूँ। अब ये सबकी बात मानेगा तो ये एक ऐसी लाइट वेव बनाकर देगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होगा हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा। ऐसे किसी भी लाइट वेव को हम क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक ऐसी लाइट वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर रहा हो, वाइब्रेट कर रहा हो। इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, हम यहां पर एक स्पेशल डिवाइस का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं पोलरॉइड। ठीक है। अब ये जो पोलरॉइड होता है ये सिर्फ एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को वाइब्रेट होने देता है, बाकी के डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मैं एक बात बताता हूं, जैसे मान लो ये पोलरॉइड सर्कुलर दिखता है। अब सर्कुलर में मैंने यहां पर एक छोटा सा गैप बना दिया। अब एक लाइट वेव आई, एक अनपोलराइज्ड लाइट वेव आई जिसके डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है 1 2 3 एंड 4। ये इसके डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 एंड 4। अब होगा क्या, यहां पर तो ये वाला गैप है, ये वाला गैप किस वाइब्रेशन को अलाउ करेगा, तो तुम कहोगे सिर्फ सिर्फ 1 को अलाउ करेगा। यस, करेक्ट है। 2 को अलाउ नहीं करेगा, 2 एब्जॉर्ब हो जाएगा। 3 को अलाउ नहीं करेगा, 3 भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। 4 को भी अलाउ नहीं करेगा, 4 भी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो कौन सा निकल कर आएगा सामने, सिर्फ 1। किसी एक डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ये क्या करने देगा, होने देगा। उस डायरेक्शन में हमारी लाइट वेव क्या होती रहेगी, वाइब्रेट करती रहेगी। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो स्लिट है, हमारी लाइट वेव कहाँ जा रही है, हमारी लाइट वेव तो आगे की तरफ जा रही थी। लाइट हमेशा आगे की तरफ जाती है, तो ये लाइट आगे की तरफ जा रही थी। इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इसने क्या करा है, वाइब्रेशन को आने दिया है। इस टोटल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। ध्यान से समझना, लाइट वेव आगे की तरफ जा रही है और अगर मैं ये सारी एक्स्ट्रा चीजें हटा दूं, ये ध्यान से देखो, लाइट वेव आगे की तरफ गई और तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन सिर्फ ये है, ये 90 डिग्री के एंगल पर रहता है। ये बात क्लियर हो गई। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ allowing vibration of light wave in only desired one direction, which is perpendicular to direction of propagation. Other directions, other
remaining directions are being restricted as their vibrations are being absorbed, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो आगे जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो ये चीज होती है हमारे पास पोलराइजेशन। अब यहां पर ध्यान से समझना एक चीज, ये पोलराइजर है, मैं इसे थोड़ा सा अलग तरीके से आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे एक्स वाई एक्सिस सिस्टम डालकर ऐसे। अब ये मैंने पोलराइजर रख दिया, मान लो ये मेरे पास पोलराइजर है, मेरी लाइट वेव आगे की तरफ जाएगी, ये इस डायरेक्शन में मेरी लाइट वेव जा रही है। मैंने पोलराइजर के ऐसे एक लाइन मार रखी है कि सिर्फ ये वाले डायरेक्शन में मेरी वाइब्रेशंस जा सकती है, और मैंने एक अनपोलराइज लाइट भेज दी, ये रही मेरी अनपोलराइज लाइट। अब जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है वो ऐसे रहेगा। तो ये वाला जो प्लेन आया, प्लेन का मतलब क्या होता है, कागज का टुकड़ा, इज दैट क्लियर, ये प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में वाइब्रेशन हो सकता है, तो हम इसे कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। यहां तक नोट डाउन कर लो, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ इसे अलाउ करेगा और इसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रही है, तो इस डायरेक्शन में ये वाइब्रेशन अलाउ करते हैं, इसे इसलिए कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। जो बच्चे इसे मार्क करना चाहते हैं वो मार्क भी कर सकते हैं, जैसे मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। तो ये जो प्लेन आया ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, एक्स वाई प्लेन में, तो इसे तुमने लिख दिया कि भाई ये जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है हमारे इस केस के लिए क्या है, एक्स वाई है, ठीक है। इसे लिख लो, शायद कुछ मैं मिटा दूं इसमें से अगर ज़रूरी होगा तो। लिख लिया होगा। अब एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है, मैं ऐसे बना देता हूँ उसका प्लेन, इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है ये वाला, ये जो प्लेन है इसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, और ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। यहाँ के साथ ये पूरी थ्योरी कंप्लीट होती है कि पोलराइजेशन क्या होता है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हम किसे कहते हैं, जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन एग्जिस्ट करता है उसे हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है, दिस इज योर अनपोलराइज्ड लाइट। ये टोटल नोट डाउन हो चुका होगा अब तक। अब मैं आगे बढ़ूंगा। छोटी सी बात है, एक व्यक्ति था मैलस नाम का, मैलस, उसने एक लॉ दिया, उसने कहा कि देखो भाई एक बात है, जब भी तुम्हारी लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है वो एनालाइजर से निकलेगी विच इज एट अ सर्टेन एंगल थीटा, एट अ सर्टेन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू योर पोलराइजर। मैं अभी लॉ बता रहा हूँ, क्यों तुम सोचोगे मैं ये लॉ पहले क्यों बता रहा हूँ इंस्टेड ऑफ किसी और चीज़ के, ये लॉ सिर्फ मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि इस लॉ की बाद में ज़रूरत पड़ेगी। कोई ये तुमसे पूछा नहीं जाएगा मेलस लॉ क्या है, ब्रेवेस्टर लॉ क्या है, पोलराइजेशन क्या है, ये कुछ नहीं पूछे जाने वाला। वो तो तुमसे सवाल पूछेगा, वो सवाल मुझे बताना है, तो इसलिए मैं पहले ये लॉ बता रहा हूँ। तो हमारे पास ना एक अरेंजमेंट होती है पोलराइजर एनालाइजर की, इनकी एक जोड़ी होती है, एक होता है पोलराइजर एक होता है एनालाइजर, इनकी एक जोड़ी होती है। मेलस ने पता है क्या कहा, मेलस ने कहा कि देखो भाई जब भी लाइट रे एनालाइजर से होकर जाएगी, एनालाइजर एट अ सर्टेन एंगल थीटा होगा विद रिस्पेक्ट टू योर पोलराइजर, ठीक है। तो जो लाइट रे की आउटगोइंग इंटेंसिटी होगी वो कुछ ऐसी दिखेगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, इज दैट क्लियर। मतलब अगर तुम्हारी इंटेंसिटी यहाँ पर मान लो 10 होती, 10 यूनिट होती, एंगल तुम्हारे पास यहाँ पर 10 यूनिट नहीं 100 यूनिट मान लो, एंगल तुम्हारे पास यहाँ पर कितना होता, लेट अस से 60 डिग्री मान लो। तो जो नई इंटेंसिटी निकल कर आती, इससे बाहर निकल कर आती, वो इंटेंसिटी होती 100 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इज दैट क्लियर। और कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कितना हो गया 1/4, दैट इज आंसर कितना आ जाता 25। तो जो तुम्हारी इंटेंसिटी निकल कर आएगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, गिर जाएगी। क्या ये बात क्लियर है। तो ये हमारे पास मेलस लॉ कहता है। अब हम यहां पर सवाल को सॉल्व करने का सीखेंगे कि कैसा सवाल इसमें आएगा।
सवाल कुछ ऐसा आएगा इसके अंदर, वो कहेगा देखो तुम्हारे पास एक पोलराइजर एनालाइजर की जोड़ी लगी पड़ी है और यहाँ से इंटेंसिटी आ रही है लाइट रे की आई नॉट। हमेशा याद रखना है जब भी लाइट रे पोलराइजर से गुजरती है तो वो अपनी आधी इंटेंसिटी खो देती है। अगर आई नॉट है तो पोलराइजर से निकलने के बाद आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। ये हमेशा रहेगा, ये हमेशा, ये समझ लो ये फिक्स्ड है, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। कभी तुम सोचो अगर मान लो मैं सिर्फ एक पोलराइजर दे देता तुम्हारे को और मैं कहता यहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट है, यहाँ पर कितनी होगी, तो तुम लिखोगे आई नॉट बाई 2। ये बात क्लियर। अब तुम्हें एक चीज देखना, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल वो क्वेश्चन के अंदर खुद ही दे देगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने दे दिया कि ये जो एंगल निकल कर आ रहा है मेरे पास कितना है 60 डिग्री का। तो अब तुम ये देखो लाइट रे जो एनालाइजर के अंदर से जा रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो ये वाली लाइट रे है, ये वाली नहीं रही क्योंकि ये वाली तो पोलराइजर में से जा रही है, ये वाली लाइट रे एनालाइजर में से जा रही है। तो यहाँ पर आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री विच विल बी इक्वल टू आई नॉट अपॉन में 8। तो तुमने आई नॉट भेजी और आंसर कितना निकल कर आया, आई नॉट बाय 8। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल आएंगे, कोई इन्हें नहीं रोक सकता। तो ये था तुम्हारा मैलस लॉ और ये एक क्वेश्चन जो मैलस लॉ से रिलेटेड हो गया। अब हम एक नया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ तुम लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए करवाने वाला हूँ। है तो ये क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल का, लेकिन कोई भी क्वेश्चन हाई लेवल नहीं होता। याद रखना हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल को अच्छा कर दे, कंसेप्ट को अच्छा कर दे, उसी को हम हाई लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं। अभी तक तुमने एक पोलराइजर एक एनालाइजर की जोड़ी ली थी, तुम मुझे कह दोगे ना सर n नंबर ऑफ पोलराइजर n नंबर ऑफ एनालाइजर ले लो, मैं ले लूंगा, तब भी मेरा आंसर निकल कर आएगा। देखो मैंने यहां पर लिया, ये मेरा बना पहला पोलराइजर, ये मेरा बना दूसरा पोलराइजर, ये मेरा बना तीसरा पोलराइजर, और मैं कुछ भी एंगल दे देता हूं। ये पोलराइजर इस डायरेक्शन में वाइब्रेशंस को जाने देगा, ये पोलराइजर इस डायरेक्शन में जाने देगा और ये पोलराइजर इस डायरेक्शन में जाने देगा। याद रखना पोलराइजर 1 और पोलराइजर 2 के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। अगर मैं यहाँ पर से डॉटेड लाइन बनाऊं तो ये एंगल थीटा आएगा। अब बात क्लियर हो गई, इसके और इसके बीच का एंगल है थीटा। पहले वाले और लास्ट वाले के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इज दैट क्लियर। और अगर हम दूसरे वाले और तीसरे वाले के बीच का एंगल देखेंगे तो यहाँ से एक और डॉटेड लाइन बना दूंगा, तो ये जो एंगल निकल कर आएगा ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये दूसरे और तीसरे के बीच का एंगल है, दूसरे और तीसरे के बीच का। लाइट रे यहां पर से जा रही है, कहने को तो ये दोनों एनालाइजर ही है। अच्छा एनालाइजर क्यों बोल रहा हूं मैं इन्हें, एनालाइजर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहीं पर हम अपनी आंख लगाकर देखने की कोशिश करेंगे। लाइट रे यहां से आएगी, हमारी आंख यहां पर लगी हुई होगी इस साइड। तो ये वाले जो पोलराइजर्स है ये एनालाइजर की तरह काम करेंगे। दे आर जस्ट बीइंग यूज्ड टू एनालाइज द लाइट विच इज कमिंग। इज दैट क्लियर। तो ये लाइट आई नॉट पहले पोलराइजर से गिरी। याद रखना जितने भी सीरीज ऑफ पोलराइजर एनालाइजर मैं लगा दूं, जो पहला पोलराइजर होगा हमेशा जब भी उससे लाइट जाएगी तो वो आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। मान लो ये मेरी इंटेंसिटी 1 हो गई, क्लियर। अब इसके बाद ये आई नॉट बाई 2 नहीं होगी, इसके बाद ये हमेशा मैलस लॉ को फॉलो करेगी। क्यों, क्योंकि हर बार ये वाला और ये वाला आपस में इंक्लाइंड होगा। तो अगर ये मैलस लॉ को फॉलो करेगी तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, I1 cos स्क्वायर थीटा। लेट अस से ये I1 cos स्क्वायर थीटा I2 है। अब I2 इस वाले में से गुजरेगा, हमें ये देखना है इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। तो तुम कहोगे सर इन दोनों के बीच का एंगल है 90 माइनस थीटा। तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पर I2, ये वाली गुजर रही थी I2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, दैट विल बी I2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पर रिस्पेक्टिव वैल्यूज लगा सकते हैं। I2 की जगह ये I1 की जगह आई नॉट बाई 2 लगाइए तो I2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और I2 की जगह ये वाली वैल्यू लगा दीजिए तो यहाँ पर टोटल वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी योर रिजल्टेंट वेव। ये चीज क्लियर है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन। मैंने कहा मेरे पास एक पोलराइजर है एक एनालाइजर है, मैं इस एनालाइजर को घुमा सकता हूँ। ये मेरा पोलराइजर है, मैं इस एनालाइजर को घुमा सकता हूँ। तो मुझे पता करना है कि कब कब मेरे पास यहाँ पर से जो ये आई नॉट आ रहा है, मेरे पास कब कब यहाँ पर डार्कनेस दिखेगी, कब कब यहाँ पर मुझे ब्राइट दिखेगा। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक
एक बार निकालूंगा, मतलब एक रोटेशन के लिए मैं निकाल कर आपको बता दूंगा। उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसका टोटल आंसर क्या होगा, कितनी बार मुझे मैक्सिमा देखने को मिलेगा, कितनी बार मुझे मिनिमा देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखो, मान लो इस एनालाइजर को मैं इसी डायरेक्शन में रखूं, इसी डायरेक्शन में रख दिया, अभी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो ये आई नॉट है, यहाँ पर से कितना आएगा, आई नॉट बाय 2, और यहाँ पर से जब जाएगा तो कितना होगा, आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। इस पोजीशन में मुझे एक मैक्सिमा दिखाई दे रहा है। मैं इसे फर्दर रोटेट कर दूंगा, मान लो 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर ये 90 डिग्री रोटेट हो गया तो पहले वाले के बीच में और दूसरे वाले के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। एंड वी नो दैट cos 90 डिग्री आंसर कितना है, होता है 0। तो यहाँ से आने वाली जो आई नॉट बाई 2 है, जब वो यहाँ से गुजरेगी तो वो कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, दैट इज आंसर 0। तो मुझे यहाँ मैक्सिमा दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर मिनिमा दिखाई दे रहा है। क्या फर्दर रोटेट करने पर आप ऐसे चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं? मैक्सिमा मिनिमा से मेरा मतलब है यहाँ पर मुझे रोशनी दिखाई देगी, यहाँ अंधेरा दिखाई देगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि और रोटेट कर करके आप देखें कहाँ आपको मैक्सिमम, कहाँ आपको मिनिमम वैल्यू देखने को मिल रही है। क्लियर? यहाँ पर ये चीज़ मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट ब्रिवेस्टर शुरू करते हैं। तो बच्चों जो ब्रिवेस्टर लॉ होता है बहुत ही ईजी है। ब्रिवेस्टर का क्या लॉ था मैं बता देता हूँ। ब्रिवेस्टर ने कहा कि मान लो तुम्हारे पास एक अनपोलराइज लाइट है, तुम उसे पोलराइज करना चाहते हो लेकिन थोड़ा सस्ते में करना चाहते हो, तो तुम एक काम करना, यहाँ पर एक मीडियम ले लेना, दिस विल बी अ मीडियम, एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जो कि एक डेंसर मीडियम है। तो तुम्हें अपनी लाइट रे को रेयरर मीडियम से, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रेयरर मीडियम से कहाँ पर भेजना होगा, डेंसर मीडियम के अंदर भेजना होगा। और अगर तुम इस लाइट रे को एक सर्टेन एंगल पर भेजते हो जिसे हमने थीटा आई बोला या थीटा पी बोल लो, इसे पोलराइजिंग एंगल, तो ये जो थीटा पी है इसे हमने बोला पोलराइजिंग एंगल, पोलराइजिंग एंगल। तो उसने बोला कि अगर अपनी लाइट रे को आप पोलराइजिंग एंगल पर भेजते हो अनपोलराइज लाइट को, तो होगा क्या, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी, यहां पर ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये पोलराइज्ड लाइट होगी। कैसी लाइट होगी? ये पोलराइज्ड लाइट होगी। और साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिला कि भाई जो लाइट रे यहाँ पर रिफ्रैक्ट कर कर जा रही होगी, दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट रे, जो लाइट रे यहाँ रिफ्रैक्ट कर जाएगी उसके और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। याद रखना ये फैक्ट पूछा गया था तुम्हारे ही एग्जाम के अंदर कि इसके और इसके बीच का एंगल कितना होता है, तो हमेशा याद रखना 90 डिग्री होता है। अब ये थीटा पोलराइजेशन एंगल हम कैसे निकाले, तो उसने बोला था ये थीटा पोलराइजेशन एंगल आप ऐसे निकाल सकते हैं कि आप यहाँ पर लिखेंगे, देखो मैं यहाँ पर लिखकर तुम्हारे को बता देता हूँ, वैसे इसकी डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है फिर भी, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। ये क्या होगा, हमारे पास रेयरर मीडियम है, लेटस से ये एयर ले लिया हमने। क्लियर? अगर ये एयर है तो हम लेंगे 1 साइन थीटा पी, दैट विल बी इक्वल टू, ये दूसरा मीडियम है, स्नेल्स लॉ लगाऊंगा मैं, म्यू टाइम्स ऑफ साइन आर। ये मेरे पास कौन सा एंगल हो गया, रिफ्रैक्टिंग एंगल हो गया। मुझे इस रिफ्रैक्टिंग एंगल को निकालना है। अब ये ध्यान से देखना, अगर ये थीटा पी है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा पी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट रे है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चल रहा है। आर मुझे निकालना है, तो थीटा पी 90 आर, थीटा पी 90 डिग्री और आर, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ तो ये 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर से जो मेरे पास आर निकल कर आएगा वो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा पी, इसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा पी म्यू टाइम्स ऑफ साइन 90 माइनस थीटा पी, दैट इज साइन थीटा पी म्यू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा पी। अगर मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा टेन थीटा पी, दैट इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ पर से हम पोलराइजिंग एंगल निकाल सकते हैं जो कि म्यू के बराबर होता है। ये बात क्लियर है? तो ये था ब्रिवेस्टर का लॉ आपका, मैं यहाँ लिखना भूल गया तो मैं लिख देता हूँ, ब्रिवेस्टर लॉ। क्वेश्चन इसके ऊपर कैसा आएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। हमें बोल देगा कि म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है हमारे पास 3/4, फाइंड द पोलराइजिंग एंगल। तो जिस बच्चे को पता है कि भाई 37 डिग्री का जो
ट्रायंगल होता है वो ऐसे बनता है 3, 4 एंड 5, वो फटाफट से यहाँ पर वैल्यू लिखेगा और बता देगा कि जो थीटा पी है वो किसके बराबर है, 37 डिग्री के बराबर है। ऐसे छुटपुट क्वेश्चन इस सेक्शन से आते हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा होते हैं रेदर देन कि उसमें दिमाग लगाना पड़े। तो आपको बस इसी पर ध्यान देना है। तो बच्चों इसके साथ मैं अपने लेक्चर को एंड करता हूँ। तुम्हें कोई टॉपिक पढ़ना हो तो प्लीज़ बता देना। अभी तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं पढ़ा दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि आपको पता है टीचर की जॉब ही ऐसी है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जाएगा, जैसे जैसे मेरे पास जेईई मेंस पास आता रहेगा, मैं भी फ्री नहीं रहूँगा, मुझे भी उन लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। आप ये बात समझ रहे हैं? तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर क्लिक करके रखिए और आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।